लाओ त्सो सूत्र कहते हैं, विशिष्ट क्षमता वाले लोगों को विशेष महत्व या पद ना देना ही लोगों को आपस में प्रतिस्पर्धा से दूर रखने का तरीका है। उन वस्तुओं को बहुत मूल्यवान ना मानना जिन्हें पाना कठिन है लोगों को चोर बनने से रोकने का तरीका है, और जो चीजें उनकी इच्छाओं को भड़काने वाली हैं उन्हें ना दिखाना ही उनके मन को अव्यवस्था से बचाने का तरीका है। चलिए सूत्र की पहली पंक्ति को समझते हैं। लाओ त्से कहते हैं, यदि योग्यता से पद और प्रतिष्ठा ना जुड़े तो ना कोई टकराव होगा, ना संघर्ष। वे पूछते हैं, योग्यता को पद क्यों बनाया जाए, क्यों ना उसे एक स्वभाव के रूप में अपनाया जाए। इस अंतर को समझना महत्वपूर्ण है क्योंकि इस पर कई गहरी बातें निर्भर हैं। किसी के गणित में कुशल होने की कुशलता उसका स्वभाव है और किसी का संगीत में निपुण होना भी स्वभाव है। वहीं जो गणित में कमजोर है उसकी ये कमजोरी भी उसका स्वभाव है। गणित में कुशल व्यक्ति में कोई विशेषता नहीं है क्योंकि यह उसकी प्रकृति से प्राप्त हुई है, और गणित में अकुशल व्यक्ति का यह अवगुण भी नहीं है क्योंकि यह भी उसे प्रकृति से मिला है। जैन फकीर रिंजाई एक व्यक्ति से कहते हैं, क्या तुम आसमान तक ऊंचे पेड़ों को देखते हो और क्या तुम छोटी झाड़ियों को भी देखते हो। फिर वह बताते हैं, मैंने कभी नहीं देखा कि झाड़ियां ये सोचे कि पेड़ इतने बड़े क्यों हैं, और ना ही कभी पेड़ों को अहंकार करते देखा कि वे झाड़ियों से बड़े हैं। व्यक्ति पूछता है, इसका कारण क्या है। रिंजाई कहते हैं, बस यही कि प्रकृति ने झाड़ियों को झाड़ी और पेड़ों को पेड़ बनाया है। ऊंचाई में कोई पद नहीं है और छोटे होने में कोई कमी नहीं है। वही प्रकृति जो पेड़ को ऊंचा बनाती है वही घास को छोटा रखती है, और ये भी जरूरी नहीं कि जो ऊंचा है वह हर स्थिति में ऊंचा ही रहे। तूफानों में ऊंचे पेड़ गिर जाते हैं जबकि छोटे पौधे बचे रहते हैं। नेपोलियन का कद छोटा था, पर अक्सर छोटे कद वाले लोग ऊंचे पदों की ओर बढ़ते हैं। एक दिन नेपोलियन अपनी लाइब्रेरी से एक किताब निकालना चाह रहे थे, पर ऊंचाई तक उनका हाथ नहीं पहुंच पा रहा था। उनके साथ एक 7 फीट लंबा सैनिक था। उसने कहा, अगर आप अनुमति दें तो मैं किताब निकाल दूं। आपकी सेना में मुझसे ऊंचा कोई नहीं है। नेपोलियन ने गुस्से में कहा, ऊंचा नहीं, लंबा। मेरी सेना में कोई तुमसे लंबा नहीं है, पर ऊंचे तो और भी हैं। नेपोलियन ने इस अंतर को स्पष्ट किया, लंबा होना तो बस एक प्राकृतिक घटना है, पर ऊंचाई से पद मर्यादा जुड़ी है। लाओ त्से कहते हैं, अगर योग्यता के साथ पद और प्रतिष्ठा ना जुड़े तो जगत में ना कोई संघर्ष होगा, ना टकराव। अगर हम चीजों को इस दृष्टि से देखना शुरू करें तो हर व्यक्ति अपने स्वभाव के अनुसार कार्य करेगा, और जैसा उसका स्वभाव है उसके लिए उसे दोषी नहीं ठहराया जाएगा। जैसे हम एक अंधे व्यक्ति को उसके अंधेपन के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराते बल्कि उस पर दया करते हैं। संघर्ष पूरे क्षण यही है कि मैं अपने स्वभाव के अन्यथा होने की कोशिश में लगा हूं। जो मैं नहीं हो सकता उसकी कोशिश चल रही है, और दूसरे के साथ भी यही कोशिश चल रही है कि जो वह नहीं हो सकता वह उसको बनाकर रहना है। लाओ त्सो सूत्र में आगे कहते हैं, यदि दुर्लभ वस्तुओं को विशेष महत्व ना दिया जाए तो लोग चोरी और छल कपट जैसी प्रवृत्तियों से भी मुक्त हो सकते हैं। हम लगातार निंदा करते हैं चोरों की, डाकुओं की, बेईमानों की, धोखेबाजों की, परंतु कभी सोचते नहीं कि वे किस चीज के लिए यह सब कर रहे हैं। जिस चीज के लिए वे लगे हैं हम उसी का महत्व बढ़ाते रहते हैं, फिर उनकी निंदा भी करते हैं। ये अजीब विरोधाभास है और एक प्रकार की जालसाजी भी। एक तरफ हम कोहिनूर को विशेष आदर और महत्व देते हैं, और दूसरी ओर जो लोग उसे पाने की कोशिश में हैं उन्हें गलत ठहराते हैं। कोहिनूर तो बस एक है, लेकिन अरबों लोग उसे पाना चाहते हैं। सभी को वह मिल नहीं सकता, इसलिए नियमानुसार उसे खोजना लगभग असंभव है। और फिर जब यह दिखता है जो नियम कायदों को छोड़कर आगे बढ़ते हैं वे कोहिनूर पा लेते हैं, तो लाइन में लगे लोग कब तक खड़े रहेंगे। जो नियम मानते हुए क्यू में खड़े रहते हैं उन्हें हासिल करने वाला कहता है, तुम तो भोले हो, किसने कहा कि क्यू में खड़े रहो। यह तो हमारी चाल है। क्यू तोड़कर आगे बढ़ने वालों के लिए बाकी लोगों को क्यू में लगाए रखते हैं और उन्हें समझा देते हैं कि क्यू तोड़ना पाप है। हम दुर्लभ चीजों के प्रति मोह बढ़ाते चले जा रहे हैं। अब कोहिनूर को ही देख ले, वह तो बस एक पत्थर है। हम ऐसे समाज की कल्पना कर सकते हैं जैसे किसी आदिवासी समाज में जहां कोहिनूर सड़क पर पड़ा हो, बच्चे उसे उठाकर खेलें, फेंक दें और कोई उसे उठाने की परवाह भी ना करे। ऐसा इसलिए क्योंकि कोहिनूर में कोई भीतरी मूल्य नहीं है। उसमें जो भी मूल्य है
वह हमने उस पर आरोपित किया है। कोहिनूर ना तो खाया जा सकता है, ना पिया जा सकता है और ना ही उसका कोई वास्तविक उपयोग है। उसकी खासियत सिर्फ यही है कि वह दुर्लभ है, बहुत कम है। जब किसी दुर्लभ वस्तु को हम ऊंचा दर्जा दे देते हैं तो लोग उसके लिए पागल हो जाते हैं। स्थिति ऐसी भी हो सकती है कि कोई व्यक्ति कोहिनूर को पाने के लिए अपनी जिंदगी दांव पर लगा दे, जबकि कोहिनूर से उसे कोई लाभ नहीं मिलेगा। दुर्लभ वस्तुओं को दी गई प्रतिष्ठा ही समाज में चोरी, बेईमानी, प्रतिस्पर्धा और संघर्ष को जन्म देती है। सोना भी इसी का उदाहरण है। उसमें भी कोई भीतरी मूल्य नहीं है, कोई ऐसी उपयोगिता नहीं जो जीवन को संपूर्ण बनाए। अगर एक जानवर के सामने रोटी का टुकड़ा और सोने की डली रख दी जाए तो वह रोटी का टुकड़ा खाकर चला जाएगा, क्योंकि रोटी में वास्तविक मूल्य है। वहीं सोने की डली में कोई भीतरी उपयोगिता नहीं है। इतना समझदार तो जानवर भी है कि वह रोटी को नहीं छोड़ेगा, लेकिन एक इंसान शायद रोटी छोड़कर सोने की डली को चुन लेगा। सोने की डली अगर इंसान ना हो तो जमीन पर कोई उसे चुनने को तैयार नहीं होगा। उसकी उपयोगिता भी तो हमारे द्वारा दी गई है। हमने माना है कि सोना मूल्यवान है, इसलिए वह मूल्यवान है। अगर हम तय कर लें कि सोने में कोई मूल्य नहीं है तो उसका मूल्य भी समाप्त हो जाएगा। कुरूपता क्या है और सौंदर्य क्या है, यह हमारा दिया हुआ मूल्य है। हम किस चीज को महत्व देते हैं? हम एक पत्थर को महत्व देते हैं और वह पत्थर मूल्यवान हो जाता है। किसी धातु को महत्व देते हैं और वह भी मूल्यवान बन जाती है। लेकिन ध्यान दें, हम अक्सर उन्हीं चीजों को मूल्यवान मानते हैं जो दुर्लभ हैं, क्योंकि अगर कोई चीज सभी को सहज उपलब्ध हो तो वह कितना भी सुंदर हो, मूल्यवान नहीं मानी जाएगी। दुर्लभता ही मूल्य का कारण बनती है। लाओ त्से कहते हैं, यदि दुर्लभ वस्तुओं को महत्व ना दिया जाए तो लोग चोरी और छल कपट जैसी प्रवृत्तियों से मुक्त हो जाएंगे। इससे ना चोर होंगे, ना बेईमान। ध्यान रहे, जीवन यापन के लिए बेईमानी की जरूरत नहीं है, लेकिन ऊंचा उठने के लिए अक्सर लोग बेईमानी का सहारा लेते हैं। मात्र जीवन जीने के लिए ईमानदारी पर्याप्त है। अगर सभी लोग केवल जीवन यापन के लिए श्रम कर रहे हों तो बेईमानी की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर केवल रोटी से आगे बढ़कर कोहिनूर तक पहुंचना है तो ईमानदारी शायद पर्याप्त नहीं रहेगी। कोहिनूर को ईमानदारी से पाना संभव नहीं, उसके लिए शायद बेईमानी करनी होगी। यदि सभी को अपनी अपनी जगह पर बने रहना हो तो किसी झगड़े की आवश्यकता नहीं है, लेकिन अगर सभी को एक ही कुर्सी पर बैठना हो तो कलह और संघर्ष अनिवार्य हो जाएगा। और यह सोचना कि इस स्थिति में कोई सीधा साधा व्यक्ति आकर उस कुर्सी पर बैठ जाएगा एक भ्रम है। वास्तव में जो इस संघर्ष में अधिक ताकत लगाएगा वही उस कुर्सी तक पहुंचेगा। यदि हम ये मान लें कि इसी छोटी सी कुर्सी पर पहुंचना ही जीवन का उद्देश्य है तो इस कमरे में कलह, संघर्ष और बेईमानी के अलावा कुछ नहीं बचेगा। जो इस कुर्सी पर बैठा है वह भी चैन से ही बैठ पाएगा, क्योंकि कई लोग उसके पांव खींचते रहेंगे, उसे धक्का देते रहेंगे। उसे भी लगातार ये डर सताएगा कि कब गिर जाए। और ठीक उसी रास्ते से जिसे वह आया है, अन्य लोग भी कुर्सी तक पहुंचने का प्रयास कर रहे होंगे। लाओ त्से सूत्र की अंतिम पंक्तियां कहते हैं, और जो चीजें उनकी इच्छाओं को भड़काने वाली हैं, उन्हें ना दिखाना ही उनके मन को अव्यवस्था से बचाने का तरीका है। लाओ त्जू इस कथन से हमारे मानसिक स्वास्थ्य और सामाजिक मानदंडों को समझने में एक महत्वपूर्ण दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं। आज के युग में जब लड़कियां अपने शरीर को दिखाने, जीवन शैली का प्रदर्शन करने और सोशल मीडिया पर आकर्षक छवियां साझा करने में लगी हुई हैं, यह विचार और भी प्रासंगिक हो जाता है। जब लड़कियां अपने शरीर को प्रदर्शित करती हैं तो ये एक दुविधा उत्पन्न करता है। एक ओर यह आत्मविश्वास और स्वतंत्रता का प्रतीक हो सकता है, लेकिन दूसरी ओर यह अन्य लड़कियों में असुरक्षा की भावना को जन्म दे सकता है। ऐसे दृश्य देखकर कई लड़कियां सोचने लगती हैं कि उनकी अपनी शारीरिक विशेषताएं कमतर हैं। इस तुलना से उनका आत्मसम्मान प्रभावित होता है और वे अपने शरीर के प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण विकसित कर लेती हैं। लाओ त्जू का यह संदेश हमें याद दिलाता है कि हमें उन चीजों से दूर रहना चाहिए जो हमारी इच्छाओं को भड़काती हैं, ताकि हम मानसिक शांति बनाए रख सकें। सामाजिक मीडिया पर भव्य जीवन शैली का प्रदर्शन भी एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। जब लोग महंगी गाड़ियों, आलीशान घरों और शानदार छुट्टियों की तस्वीरें साझा करते हैं तो यह दूसरों में यह धारणा पैदा करता है कि यही एक सफल और आदर्श जीवन जीने का तरीका है।
ये सोच कई लोगों को ये महसूस करवा सकती है कि वे अपने जीवन में कुछ कमी महसूस कर रहे हैं। वे सोचने लगते हैं कि उनकी जिंदगी सही दिशा में नहीं बढ़ रही है, जो आत्मसंदेह और अवसाद का कारण बन सकता है। इस प्रकार लाओ त्सु का ये विचार हमें यह सिखाता है कि हमें अपने चारों ओर के भौतिक प्रदर्शनों से दूरी बनानी चाहिए। जो चीजें हमारी इच्छाओं को उत्तेजित करती हैं, उनसे बचना मानसिक स्वास्थ्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। जब हम दिखावे से दूर रहेंगे और अपनी आंतरिक वास्तविकता को समझेंगे, तब हम एक अधिक संतुलित और सच्चे जीवन का अनुभव कर सकेंगे। तो ये थी लाओ त्सु के सूत्र की व्याख्या। आशा करते हैं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। ऐसी ही चेतना को जगाने वाली वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।